नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति में एक तरफ भोजपुर से बक्सर विधान परिषद उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने जेडीयू से उसकी सीट छीनकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है, तो दूसरी तरफ रितु जायसवाल को लेकर नए सियासी कयास तेज हो गए हैं। कभी आरजेडी का आक्रामक महिला चेहरा रही रितु ने टिकट कटने के बाद जिस तरह निर्दलीय चुनाव लड़कर समीकरण बिगाड़े, उसके बाद अब बीजेपी ज्वाइनिंग की चर्चाएं जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में गर्म हैं। निशांत कुमार भी नई राजनीतिक शैली में नजर आ रहे हैं। सद्भाव यात्रा और मंत्री बनने के बाद उनकी सक्रियता बढ़ी जरूर है, लेकिन मीडिया इंटरैक्शन सीमित हो गया है, जिसको लेकर कई तरह की बयानबाजी चल रही है, कई तरह की बातें चल रही है। पॉलिटिकल सर्कल में ये चर्चा भी है कि वायरल वीडियो और ट्रोलिंग के बाद जिस तरह से निशांत कंट्रोल पॉलिटिक्स और लो प्रोफाइल स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक राम बंदोबस्त जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बिहार विधान परिषद उपचुनाव में जिस तरह से आरजेडी ने बड़ी जीत दर्ज की है, भोजपुर से बक्सर सीट पर आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं सोनू राय ने जेडीयू के उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को हरा दिया, और खास बात यह है कि यह सीट पहले जेडीयू के पास थी, इसलिए इसे रूलिंग अलायंस के लिए बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। जी, ये जो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला चुनाव हुआ है, उस चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा है। और ये जो बैलेट बॉक्स से ही इलेक्शन हुआ है, एमएलसी का जो इलेक्शन था, वो भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार का जो इलेक्शन था, जिसमें स्थानीय जो निगम के लोग हैं, जैसे पंचायत के लोग होते हैं या नगर निगम के जो लोग होते हैं, वो लोग मतदान करते हैं। तो इस चुनाव में आरजेडी को सफलता मिली है। आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं सोनू राय, वो जीत दर्ज किए हैं, और कन्हैया प्रसाद जो जदयू के उम्मीदवार हैं, उनको उन्होंने हराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इसमें कुल 6000 के लगभग वोट थे, जिसमें से 5956 मतदान हुए थे। इनमें से सोनू राय जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनको 2486 वोट मिला है, और कन्हैया प्रसाद जो कि जदयू के उम्मीदवार हैं, उनको 2146 वोट मिला है। तो 340। और दूसरी बात यह है कि इसमें 621 जो वोट हैं वो अवैध पाए गए हैं। तो कन्हैया प्रसाद और सोनू राय को जो वोट मिला है, उनका अगर आप अंतर देखेंगे तो 340 वोटों का होता है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है 340 है, जबकि 621 वोट है वो अवैध पाए गए हैं। दूसरी बात इसमें गौर करने वाली यह है कि इसमें एक उम्मीदवार मनोज उपाध्याय, जिनको 636 वोट मिले हैं, वो जदयू के बागी उम्मीदवार हैं। जैसे कन्हैया प्रसाद जो कि जदयू के उम्मीदवार हैं, वो यहाँ से पूर्व एमएलसी रहे, और वर्तमान में जो विधायक हैं संदेश के राधाचरण सेठ उनके ही बेटे हैं। तो ऐसी कयास लगाया जा रहा था कि जब एक बार वो एमएलसी छोड़ करके विधायक के चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए, अभी वर्तमान में वो विधायक हैं संदेश के, तो फिर उनके बेटे को जदयू टिकट नहीं देगी। तो अब मनोज उपाध्याय जो जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको टिकट मिलेगा, उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गए थे। तो एक कयास से लगाया जा रहा था कि कहीं ये जो चुनाव है वो त्रिकोणीय तो न हो जाए, क्योंकि वो मनोज उपाध्याय भी जदयू के हैं, स्थानीय तौर पर प्रभावशाली रहे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ आरजेडी ने चुनाव लड़ा है, उससे ये जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय नहीं हो पाया, बल्कि ये जदयू बनाम आरजेडी के बीच रहा। और कन्हैया प्रसाद यहाँ के ही पूर्व एमएलसी राधाचरण शाह के बेटे हैं। उधर जो सोनू राय हैं, उनके भी पिता पूर्व एमएलसी रहे हैं, लाल दास राय उनका नाम है, वो भी काफी प्रभावशाली यहाँ के रहे हैं। तो दोनों उम्मीदवार जो हैं वो राजनीतिक घराने से भी आते हैं, दोनों प्रभावशाली हैं, और दोनों ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, तो ये आरजेडी को एक कहने का मौका मिल गया कि जब बैलेट बॉक्स से इलेक्शन होता है तो हम जीत जाते हैं। ये हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, या सिर्फ एक एमएलसी इलेक्शन से इस तरह की बातें नहीं की जा सकती है। अभी आने वाले समय में बहुत सारे इलेक्शन होंगे ही, लेकिन फिर भी एक मौका उन्हें मिला है, और इस बात को वो रख भी रहे हैं। ये जो चुनाव था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके जो मतदाता हैं बहुत ही कम है, क्योंकि इसके मतदाता होते हैं वो पंचायत स्तर के होते हैं, नगर निगम के जो सदस्य होते हैं वही लोग होते हैं। तो और वो लोग चिन्हित होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि चूंकि वो पद पे हैं, इसलिए सरकार के दबाव में वो मतदान करते हैं। देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये जो एमएलसी का जिस तरीके का ये चुनाव है, उसमें पैसों का बोलबाला रहता है,
और अगर पैसों का जहाँ बोलबाला है तो कहीं न कहीं उससे सत्ता की भी खनक उसके साथ जुड़ी रहती है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे लगता है कि इसमें पैसे का या सत्ता की जो खनक है, उसकी कोई चली नहीं है। लोगों ने अपनी मर्ज़ी से वोट दिया है। जो स्थानीय जातिगत समीकरण होगा, उस समीकरण के आधार पे मतदान हुआ है और उसमें मनोज उपाध्याय जो हैं, वो त्रिकोणीय मुकाबला करने में पीछे हट गए और उसका फ़ायदा आरजेडी के उम्मीदवार को मिला है। और ये बड़ा ही रोचक मुकाबला रहा। हालाँकि जिस दिन मतदान था, 12 मई को जिस दिन मतदान हुआ था, उस दिन रह-रह के कुछ हिंसक हिंसक नहीं लेकिन तीखी नोक-झोंक की खबरें मीडिया में आती थी। यानी एक तरीके से कहा जाए कि बिल्कुल ही अ, सैद्धांतिक तौर पे तो शांतिपूर्ण मतदान रहा, लेकिन स्थानीय स्तर पे आपसी नोक-झोंक, आपसी झड़प जैसी खबरें आती थी मतदान के दौरान भी। तो इसी से तय हो गया था कि यहाँ आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, वो ज़मीनी स्तर पे बहुत ही मज़बूती के साथ जदयू के उम्मीदवार को चुनौती दे रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो सीट थी, कन्हैया प्रसाद जो जदयू के उम्मीदवार थे, उनके जो पिता हैं, जो संदेश के मौजूदा विधायक हैं, वो भी यहाँ के आरजेडी उम्मीदवार से मात्र 27 वोट से ही चुनाव जीते थे। यानी संदेश में जब चुनाव हुआ था, तो आरजेडी ने बहुत ही चुनौती, बहुत ही एक समझिए कि मजबूती के साथ चुनौती दी थी जदयू के उम्मीदवार को विधायक के चुनाव में भी। तो ये जो जगह है, वो स्थानीय स्तर पे अगर आप जातिगत समीकरण की बात करें, तो आरजेडी इस पे भारी पड़ती भी है स्थानीय स्तर पे। इसी का परिणाम इस चुनाव में देखने को मिला। बिल्कुल। सर, बिहार की राजनीति में रितु जायसवाल को लेकर भी जिस तरह से चर्चा चल रही है, कभी आरजेडी की जो महिला राजनीति का बड़ा चेहरा रही है रितु जायसवाल, और रितु ने जिस तरह से टिकट कटने के बाद बगावती तेवर अपनाए, निर्दलीय चुनाव लड़ा, अब उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। खासकर ये कहा जा रहा है कि जो आरजेडी की तेज तरार नेता है, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी है रितु जायसवाल, अब भाजपा में शामिल हो रही हैं। और 2025 के चुनाव के दौरान हमने देखा, परिहार से उन्होंने चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, आरजेडी उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर उन्होंने पहुंचा दिया। तो क्या उसी प्रदर्शन के बाद दूसरी पार्टी ने भी अपनाने की राजनीतिक जो संभावना उनकी दिख रही है, वो उसी वजह से है? जायसवाल सीतामढ़ी और शिवहर में बहुत ही प्रभावशाली नेत्री रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब 2005 के बाद आरजेडी की हार होती है और एनडीए की सरकार बनती है, तो जनता के बीच जो मुद्दा जाता है, वो है छवि का, कि आरजेडी में वैसे ही नेता हैं जो प्रायः दबंग हों, पढ़े लिखे नहीं हों, साफ सुथरे नहीं हों। इस तरह की छवि एक बनी थी और खासकर एनडीए के कई नेताओं के द्वारा आरोप लगता रहा। इसी बीच जो रितु जायसवाल हैं, उनका जदयू में आना होता है, तो उससे पहले वो काफ़ी बिहार में चर्चित रहती हैं। उन्हें एमबीए मुखिया के रूप में बहुत ही एक तरीके से समझिए कि राष्ट्रीय स्तर की ख्याति मिल गई होती है। वो एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी हैं, एमबीए की हुई, काफ़ी पढ़ी-लिखी हैं, बाहर मुंबई में रहती हैं। इसके बावजूद भी वो सीतामढ़ी के सिंहवाहिनी जो ग्राम पंचायत है, जो वहाँ अपने ससुराल में जो उनका जो ग्राम पंचायत है, वहाँ आती हैं और वहाँ मुखिया का चुनाव लड़ती हैं और वहाँ काम करती हैं। तो मुखिया के रूप में ही उनकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर पे फैल गई थी, बिहार में तो फैली ही फैली थी। इसके बाद इस जो साफ-सुथरी छवि के बाद जब वो आरजेडी में आए, तो उनके आने से आरजेडी के छवि को भी लाभ हुआ था। अभी तेजस्वी यादव, यानी जब लालू यादव के बाद आरजेडी जैसे-जैसे तेजस्वी यादव के हाथ में आने लगी, तो एक छवि बनने जा रही थी आरजेडी की कि यहाँ भी अब पढ़े-लिखे लोग आ रहे हैं, सभ्य महिलाएँ आ रही हैं। वो तो उसी की कड़ी थी रितु जायसवाल और वो आरजेडी में रहीं और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से रहीं। पहले कई चुनाव लड़ी हैं। 2020 में वो परिहार से विधानसभा चुनाव लड़ी और बहुत ही मामूली अंतर से वो हारी थी, आरजेडी के टिकट पे लड़ी थी। 2024 में वो शिवहर के लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी शिवहर से, तो वहाँ भी उनकी हार हुई थी, हालाँकि प्रदर्शन उनका अच्छा हुआ था। तो वो देखिए वैश्य समाज से हैं, तो उसके कारण भी सीतामढ़ी और शिवहर में उनकी लोकप्रियता रही है। उसके बाद जो 2025 का जो इलेक्शन हुआ, तो 2025 के इलेक्शन में जो संजय यादव हैं, जो तेजस्वी यादव के सलाहकार रहे हैं, उनका हस्तक्षेप टिकट बंटवारों में था और उसी का प्रभाव हुआ कि रितु जायसवाल को भी टिकट नहीं दिया गया और वहाँ रामचंद्र पूर्वे
के की जो बहू हैं स्मिता पूर्वे, उनको हुँ, टिकट दे दिया गया। हुँ, इससे वो नाराज़ हो गई। हालाँकि जब ये बात तेजस्वी यादव इस मामले की गंभीरता को समझ गए, रितु जायसवाल का जो नेतृत्व शैली रहा, इसको या उनकी जो छवि के कारण जो पहले आरजेडी की छवि जो बनी थी जनता की नज़र में, इसकी अहमियत को देखते हुए तेजस्वी यादव ने उनको परिहार छोड़ कर के वेलसंड से टिकट देने की बात की थी। हुँ, लेकिन फिर भी जहाँ कोई भी व्यक्ति पिछले 4-5 सालों से मेहनत कर चुका है, उस बिल्कुल। सीट को अचानक छोड़ के जाना किसी सदमे से कम नहीं होगा। तो इसीलिए वो निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़ गईं और निर्दलीय लड़ने के बावजूद भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन उनका रहा। वो एक तरीके से समझिए कि जो आरजेडी हैं, उनको काफ़ी पीछे कर दिया। आरजेडी वहाँ पे तीसरे नंबर पे आ गई और जो बीजेपी की जो परिहार से गायत्री देवी रहीं, उनका हुँ, सीधा मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार रितु जायसवाल से रहा। तो हुँ, इसके कारण आरजेडी की छवि भी गई, सीट तो गई ही, उस पूरे इलाके में एक उनकी जो छवि थी, उस हुँ, छवि को भी क्षति पहुँची और उसके कारण जो वैश्य समाज था, वैश्य समाज में भी जो आरजेडी को लेकर के एक रुझान बढ़ रहा था उसकी भी क्षति पहुँची है। देखिए 2024 के इलेक्शन में जो वैश्य समाज था, वहाँ फ्लोटिंग वोट ज़्यादा था, वो बीजेपी से हट कर के महागठबंधन की ओर गया था। तो लेकिन जिस तरीके से रितु जायसवाल को हटाया गया, हुँ, इसका प्रभाव पड़ा। सीतामढ़ी, शिवहर के कई सीटों पे पड़ा और बिहार के भी कई अन्य सीटों पे भी पड़ा कि देखिए वैश्य समाज के उम्मीदवार को हटाया गया। तो वो तो जो 24 में जो चीज़ें महागठबंधन को गई थी, वो वहाँ से फिर खिसक गई और इसके कारण जो रितु जायसवाल हैं, वो दूसरे नंबर पे आए। दूसरी बात ये है कि चुनाव प्रचार के दौरान पटना में पटना में एक वैश्य समाज की एक बड़ी रैली का आयोजन रितु जायसवाल ने किया था, हुँ, जिसमें तेजस्वी यादव को बुलाया भी गया था। जो बापू सभागार है, वो वैश्य समाज के लोगों से खचाखच भरा था। वो जो दृश्य है या वो मीडिया की वो खबरें हो सकता है आपको भी वो सब याद होगा। तो हुँ, एक जो वैश्य समाज का आरजेडी की ओर जो बढ़ना था, उसको झटका लगा था, जब रितु जायसवाल को टिकट नहीं दिया गया। अब उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल भी दिया गया है। अब ये जो 6 साल, इसी 6 साल में आगामी लोकसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव सब निपट जाएँगे। तो ऐसे में वो करेंगी तो क्या करेंगी? तो उनके लिए अभी कोई चारा है नहीं। हुँ, और अब निश्चित तौर पे बीजेपी जो है वो वैश्य समाज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इनको अपने यहाँ ला भी सकती है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब जाएँगी भी। तो ये खबर समझिए कि एक तरीके से सच्ची है कि हुँ। ऋतु जायसवाल बीजेपी की ओर जा रही हैं और इससे उस उन जिलों में शिवहर है, सीतामढ़ी है, इन इलाकों में जो वैश्य समाज है, उनके बीच बीजेपी की जो लोकप्रियता है, वो और बढ़ेगी भी। हुँ। सर, निशांत कुमार पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ट्रोल हुए, अभी मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं और माना जा रहा है कि वो धीरे-धीरे वही पॉलिटिकल स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते रहे हैं। नीतीश कुमार हमेशा लो प्रोफाइल पॉलिटिक्स किए हैं, लेकिन उनका मीडिया इंटरैक्शन तो अच्छा था, फिर अचानक से जिस तरह से वो अनकंट्रोल्ड स्टेटमेंट्स देने लगे और फिर वो मीडिया से दूरी बनाने लगे। अब निशांत कुमार भी ज़्यादा बयानबाजी से जिस तरह से अभी बचते दिख रहे हैं, सद्भाव यात्रा किए स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद, उनकी जो जिस तरह से उस वक्त यात्रा के दौरान पब्लिक प्रेजेंस ज़रूर बढ़ी, लेकिन वो अभी भी कैमरा पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर नज़र आ रहे हैं और पॉलिटिकल सर्कल में ये चर्चा है कि उनकी इमेज बिल्डिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उनके वीडियो वायरल हुए, उनको खूब ट्रोल भी किया गया, तो हो सकता है कि ये बचने का रास्ता हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग पहले तो उनकी सिंप्लिसिटी, बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग की तुलना कई बार नीतीश कुमार से कर चुके हैं। देखिए निशांत कुमार बेहद ही शालीन व्यक्तित्व के इंसान हैं, हम्म, लेकिन जिस तरीके से वो फ्रंट पे आके राजनीति नहीं कर रहे हैं, इसी का हम्म, एक खामियाजा है। दरअसल वो सीधे-साधे इंसान हैं। निजी जीवन में भी वो बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से रहते हैं। तो ये और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, राजनीति में आए और सादगीपूर्ण तरीके से रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बिल्कुल। नहीं कि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं तो अकर के साथ मीडिया से जाएँ। हम्म, लेकिन उनके साथ एक जो दिक्कत ये है कि वो फ्रंट पे नहीं आ पा रहे हैं। फ्रंट पे आना और नेतृत्व करना पार्टी का या अपने हिस्से की सरकार का और साथ ही साथ वो मीडिया से बातचीत करना। तो वो फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, इसी को लेकर के इस तरह की जो गॉसिप चल रही है, उसके लिए स्पेस बन रहा है। दूसरी बात है कि उनके साथ कौन है, जो रह के उनको पीछे की ओर खींच रहा है। जैसे कि मीडिया से बात करना मीडिया के सवालों का जवाब देना। जब हम्म, आप नेतृत्व करते हैं, तो आपको अगुवाई करनी पड़ेगी और राजनीति में अगुवाई करने के लिए मीडिया से वार्तालाप करना बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है।
जहाँ तक नीतीश कुमार की बात थी, देखिए 2022 के बाद जब नीतीश कुमार जब महागठबंधन में गए थे, वहाँ के बाद जब वो फिर एनडीए में आ रहे थे, उसके बाद से वो मीडिया से दूरी बनाए थे। हुँ, पहले नीतीश कुमार बहुत ही मीडिया से बातचीत करते थे, बहुत अच्छे-अच्छे पत्रकार जाते थे, इंटरव्यू लेते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बहुत ही शालीनता के साथ नीतीश कुमार जवाब भी देते थे। हुँ, अब ये जो 2022-23 के बाद मीडिया से नीतीश कुमार की एक दूरी बनी है और आगे चल के 2024-25 में तो जो स्वास्थ्य को लेकर के जो खबरें आने लगी, तो उसके कारण भी मीडिया से एक दूरी हो गई। लेकिन निशांत कुमार के लिए अभी मीडिया के पास आना, मीडिया से बात करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। नेतृत्व के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पता नहीं अ, कौन उनके सलाहकार हैं, कौन टीम निशांत है और किस तरीके से उनको एडवाइस दिया जा रहा है कि वो मीडिया से दूरी बना लें। जो हुँ, आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप लगेंगे ही। अगर अगर वो प्रत्यारोप किसी के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, तो हुँ, उसे तो और मीडिया के सामने प्रमुखता से आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। और जो मीडिया है किसी के सादगीपूर्ण रवैये के कारण मीडिया ट्रायल नहीं करती है। मीडिया ऐसा नहीं है कि मीडिया किसी की सादगी को लेकर के उसकी आलोचना करती है। लेकिन जिस तरीके से निशांत कुमार को लेकर के जो मीम्स बन रहे हैं और जिस तरीके से उनकी आलोचना हो रही है, कहीं न कहीं वो पीछे हैं। देखिए राजनीति में आने की खबरें आईं, रुक-रुक के कभी आए, कभी नहीं आने की खबरें आईं, तब जाके वो राजनीति में आए। फिर डिप्टी सीएम बनने की बात हुई, वो नहीं बने, फिर जाके वो मंत्री बन गए। तो जिस तरीके से वो राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं, वो जिसको कहा जाता है फूँक-फूँक कर कदम रखना, तो ये दिखाता है कि एक डर वाली स्थिति है। पता नहीं कौन किस अज्ञात डर के कारण वो सामने नहीं आ रहे हैं, हुँ, फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, हुँ, नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ है, वो उनको मीडिया के सामने आना चाहिए। राजनीति में या किसी युवा नेता के लिए मीडिया से दूरी बनाना हुँ, ये तो एक तरीके से जवाबदेही से भागने वाली बात है। फिर तो हो सकती है कि वो किस सवाल के डर से नहीं आना चाहते हैं, किस जवाबदेही से संबंधित सवाल उनसे पूछा जाएगा और उसके डर के कारण वो नहीं आ रहे हैं। उन्हें आना चाहिए और निश्चित तौर पे जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, मीडिया में उनको लेकर के नकारात्मक खबरें भी चल रही हैं और ये तभी ये जो खबर है, इस खबर पे विराम लगेगा, जब वो बिल्कुल ही प्रमुखता के साथ आएँ और नेतृत्व भी करें, पार्टी का भी नेतृत्व करें और फिर मीडिया से संवाद भी करें। बिल्कुल, जिस तरह से निशांत कुमार भी हमने देखा था कि लगातार पहले बातचीत कर रहे थे, छोटे-छोटे ही, लेकिन लोकल चैनल, नेशनल चैनल हर जगह इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे और उसके बाद फिर जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उनको ट्रोल किया गया और उसके बाद कई तरह के उनके क्लिप्स वायरल हुए, उसके बाद से वो दूरी बना रखे हैं। लेकिन शुरुआती दिन है, राजनीति का शुरुआती दौर चल रहा है, इस तरह के चर्चाएँ होती रहेंगी, लेकिन निशांत कुमार का ये मतलब क्योंकि मीडिया हम सब मीडिया से ही जुड़े हुए हैं और इस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि निशांत कुमार दूरी बना रहे हैं। नीतीश कुमार की अगर राह पर चलना हो तो नीतीश कुमार, क्योंकि लगातार आपने जैसे सर बोला कि लगातार 2022-2023 तक नीतीश कुमार मीडिया के सामने आते रहे हैं, कोई भी जनता दरबार लगाते रहे हैं, इतना जो भी मीटिंग्स होती थी उसका समराइज करने के लिए हमेशा वो नीतीश कुमार मीडिया के सामने आके वो बोले हैं। लेकिन निशांत कुमार का इस तरह से दूरी मीडिया से बनाना जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी, पूरी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।